नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इस वक्त जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। चीन ने सीधे तौर पर अमेरिकी नौसेना के एक बड़े युद्धपोत पर हमला कर दिया है। यह कोई चेतावनी नहीं थी, कोई ड्रिल नहीं थी, बल्कि लाइव ऑपरेशन था। कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह बदल गए। अमेरिकी जहाज को चारों तरफ से चीनी युद्धपोतों और सबमरीनों ने घेर लिया। इसके बाद जो हुआ वह अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। चीनी कमांडो यूनिट ने अमेरिकी जहाज पर चढ़ाई की और उस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी झंडा उतार दिया गया और जहाज को चीनी नियंत्रण में ले लिया गया। यह हमला अचानक था, सटीक था और पूरी तैयारी के साथ किया गया था। जैसे ही यह खबर सामने आई, वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। अमेरिकी नौसेना को जो झटका लगा है वह सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। जिस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को अमेरिका अपनी ताकत का प्रतीक मानता था, उसी समंदर में अमेरिका की साख को खुलेआम कुचल दिया गया। यह पहली बार है जब किसी देश ने अमेरिकी युद्धपोत को न सिर्फ घेरा बल्कि उस पर कब्जा भी किया है। चीन ने यह हमला क्यों किया, इसका जवाब भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। बीते कई महीनों से अमेरिका लगातार चीन को घेरने की कोशिश कर रहा था। टेरिफ वॉर, टेक्नोलॉजी बैन, सेमीकंडक्टर रोक, रेयर अर्थ सप्लाई पर दबाव और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा। चीन इसे सीधे अपनी घेराबंदी मान रहा था। चीन की साफ रणनीति थी कि अगर अमेरिका दबाव बढ़ाएगा तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं बल्कि जमीन और समंदर पर दिया जाएगा, और आज वही हुआ। इस हमले का एक और बड़ा कारण सामने आया है। अमेरिका की तरफ से यह कोशिश की जा रही थी कि नॉर्थ अटलांटिक में चीन की सप्लाई लाइन को रोका जाए और भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्तों पर दबाव बनाया जाए। चीन ने इसे रेड लाइन माना। चीन का मानना है कि इस झबक खोद हालत के अमेरिका अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से चीन भारत रूस के गठजोड़ को तोड़ना चाहता है। इसी वजह से चीन ने सीधे अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। इस पूरे घटनाक्रम में रूस भी पूरी तरह चीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि चीन पर किसी भी तरह का अमेरिकी हमला या जवाबी कार्रवाई हुई तो रूस उसे चीन के खिलाफ युद्ध मानेगा। रूसी नॉर्दर्न फ्लीट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। आर्कटिक रीजन से लेकर नॉर्थ अटलांटिक तक रूसी सबमरीन मूवमेंट बढ़ा दी गई है। अमेरिका के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक बन चुकी है, क्योंकि अब यह सिर्फ चीन बनाम अमेरिका नहीं रहा। भारत की भूमिका इस वक्त सबसे अहम बन चुकी है। भारत को लेकर अमेरिका पूरी तरह असमंजस में है। एक तरफ अमेरिका को भारत की जरूरत है, दूसरी तरफ भारत खुले तौर पर चीन और रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। चीन के हमले के बाद भारत ने कोई घबराहट वाला बयान नहीं दिया। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि नॉर्थ अटलांटिक में जो हुआ है वह अमेरिका की आक्रामक नीतियों का परिणाम है और भारत किसी भी एक तरफा सैन्य दबाव के खिलाफ है। इस एक बयान ने ही अमेरिका को साफ संकेत दे दिया कि भारत इस बार झुकने वाला नहीं है। इस बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह आई है कि अमेरिका ने बैक चैनल के जरिए भारत से मदद मांगी है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाए और चीन पर दबाव डाले। लेकिन सवाल यह है कि जिस भारत को 48 घंटे पहले तक टेररिफ की धमकी दी जा रही थी, क्या वही भारत अब अमेरिका की ढाल बनेगा? नई दिल्ली में इस संदेश को बहुत ठंडे दिमाग से लिया गया है। भारत ने अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। चीन ने इस हमले के बाद साफ कर दिया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। चीन का कहना है कि अब वह हर उस जगह जवाब देगा जहां अमेरिका अपनी मनमानी करेगा। चीन ने यह भी संकेत दिए हैं कि जिन अमेरिकी कंपनियों की सप्लाई लाइन एशिया पर निर्भर है, उन्हें अब और बड़ा झटका लग सकता है। इसका असर सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका की प्रतिक्रिया अब तक बेहद कमजोर दिख रही है। ना तो कोई सीधा जवाब, ना कोई सैन्य कार्रवाई का ऐलान, सिर्फ शब्दों में नाराजगी और जांच की बात। अमेरिकी नौसेना का मनोबल बुरी तरह टूटा हुआ है। जिस जहाज को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी का प्रतीक माना जाता था, उसका इस तरह कब्जे में जाना अमेरिका के लिए अपमान से कम नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद साफ हो गया है कि दुनिया अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां अमेरिका सिर्फ धमकी देकर काम नहीं चला सकता। चीन ने आज यह साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी सीधे टक्कर देने के लिए तैयार है। रूस पूरी तरह चीन के साथ है। भारत इस खेल का सबसे बड़ा किंग मेकर बन चुका है और अमेरिका पहली बार खुलकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था और यह संदेश पूरी दुनिया ने सुन लिया है। चीन के हमले के बाद अमेरिका के अंदर जो हुआ वह बाहर की दुनिया से ज्यादा डरावना है। वॉशिंगटन में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय खुद मान चुका है कि यह घटना उनकी खुफिया और सैन्य विफलता है। जिस इलाके को अमेरिका पूरी तरह सुरक्षित मान रहा था, वहीं चीन ने सबसे बड़ा वार कर दिया। अब सवाल सिर्फ जहाज का नहीं है, सवाल अमेरिका की साख का है। अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया गुस्से की नहीं बल्कि घबराहट की थी। पेंटागन ने तुरंत अपने बाकी जहाजों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। नॉर्थ अटलांटिक में जो अमेरिकी बेड़ा ताकत दिखाने के लिए तैनात था, वह अब अपने ही बेस की तरफ लौटता नजर आ रहा है। यह वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले तक ईरान, चीन और भारत को एक साथ धमकियां दे रहा था।
अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका खुद को अकेला महसूस कर रहा है। चीन ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बहुत साफ संदेश दिया है। चीन का कहना है कि अमेरिका ने जिस तरह से नॉर्थ अटलांटिक को अपनी निजी जागीर समझ लिया था, वह दौर अब खत्म हो चुका है। चीन ने यह भी साफ किया है कि यह हमला किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि अमेरिका को उसकी सीमा याद दिलाने का तरीका है। लेकिन दुनिया जानती है कि यह सिर्फ शब्दों का खेल है। असल में यह अमेरिका के वर्चस्व पर सीधा हमला है। इस बीच रूस की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा आक्रामक रही है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की जवाबी सैन्य कार्रवाई की तो रूस उसे वैश्विक संघर्ष की शुरुआत मानेगा। रूसी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा है कि नॉर्थ अटलांटिक अब सिर्फ नाटो का इलाका नहीं है। रूस ने अपने फाइटर जेट्स और सबमरीनों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब उसे 2 मोर्चों पर सोचने की जरूरत पड़ रही है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद रणनीतिक चुप्पी साधे हुए है। भारत जानता है कि यह वक्त बयानबाजी का नहीं बल्कि फायदे का है। भारत ने ना तो चीन की आलोचना की है और ना ही अमेरिका का खुला समर्थन किया है। भारत का स्टैंड साफ है कि किसी भी देश की एक तरफा सैन्य आक्रामकता से वैश्विक स्थिरता को खतरा होता है। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे यह एहसास हुआ कि नाटो के कई देश भी अब खुलकर उसके साथ नहीं खड़े हैं। फ्रांस और जर्मनी ने इस मामले में संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि वह हालात को और बिगाड़ने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं। यह वही नाटो देश हैं जो कभी अमेरिका के हर फैसले पर मुहर लगा दिया करते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। चीन ने इस मौके पर आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा दांव खेल दिया है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ नए व्यापारिक प्रतिबंधों का संकेत दे दिया है। अमेरिकी कंपनियों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ने वाला है। टेक्नोलॉजी सेक्टर से लेकर डिफेंस इंडस्ट्री तक अमेरिका को भारी नुकसान होने की आशंका है। चीन ने यह भी साफ किया है कि जो देश अमेरिका के साथ खड़े होकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत से अनुरोध किया है कि वह इस संकट को शांत कराने में मदद करें। अमेरिका को अब समझ में आ गया है कि बिना भारत के समर्थन के वह ना तो चीन को रोक सकता है और ना ही रूस को। भारत के पास इस वक्त कूटनीतिक बढ़त है। भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है और नाटो देशों के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत है। चीन की अगली चाल को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। चीन संकेत दे चुका है कि वह सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रहेगा। चीन की नजर अब उन समुद्री रास्तों पर है जहां से अमेरिका की ऊर्जा और व्यापारिक सप्लाई गुजरती है। अगर चीन ने वहां दबाव बढ़ाया, 2000 कोले ताकतें 3 की सप्लाई गुजरती है, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। रूस ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। रूस ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग और बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे साफ हो गया है कि रूस भारत को इस नए वैश्विक संतुलन का अहम खिलाड़ी मान रहा है। अमेरिका की वह रणनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है जिसमें वह भारत और रूस के रिश्तों में दरार डालना चाहता था। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका जवाबी हमला करेगा या फिर बातचीत की मेज पर आएगा? क्या चीन इस बढ़त को और आगे ले जाएगा या यहीं रुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत इस मौके का इस्तेमाल कैसे करेगा? दुनिया की नजरें अब नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिकी जहाज पर हुए हमले के बाद अब यह साफ हो चुका है कि दुनिया पुराने नियमों पर नहीं चल रही। यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रही, यह सत्ता संतुलन का सीधा ऐलान बन चुकी है। अमेरिका अब यह समझ चुका है कि जिस डर के सहारे वह दशकों तक दुनिया को कंट्रोल करता रहा, वह डर टूट चुका है। चीन ने जहाज पर कब्जा करके सिर्फ स्टील नहीं छीना, उसने अमेरिका की मनोवैज्ञानिक बढ़त छीन ली है। अमेरिका के अंदर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस में खुली लड़ाई शुरू हो चुकी है। ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने एक साथ चीन, रूस, भारत, ईरान और यूरोप से मोर्चा क्यों खोल दिया। अमेरिकी मीडिया अब खुलकर कह रही है कि यह संकट अचानक नहीं आया, बल्कि यह ट्रंप की आक्रामक और अव्यवस्थित नीतियों का नतीजा है। अमेरिका की जनता के सामने अब सच्चाई आ रही है कि दुनिया अमेरिका से डर नहीं रही, बल्कि उससे दूरी बना रही है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ठंडे दिमाग से आगे बढ़ा रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी जहाज को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। चीन का कहना है कि जब तक अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक से अपनी आक्रामक तैनाती कम नहीं करता और टैरिफ व सैन्य दबाव की नीति से पीछे नहीं हटता, तब तक कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। यह सीधा अल्टीमेटम है और अमेरिका 1962 में चीन के साथ युद्ध में हार गया था। के पास इसका कोई आसान जवाब नहीं है। रूस ने भी इस मौके पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। रूस ने न सिर्फ चीन के कदम का समर्थन किया है, बल्कि यूरोप को भी साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका ने हालात को युद्ध की तरफ धकेला तो उसकी कीमत यूरोप को भी चुकानी पड़ेगी। यूरोपीय देश इस बात को समझ चुके हैं। यही वजह है कि अब नाटो के भीतर भी अमेरिका के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। फ्रांस और जर्मनी खुलकर कह चुके हैं कि वे किसी भी ऐसी कार्यवाही का समर्थन नहीं करेंगे जो हालात को और विस्फोटक बनाए। अब सबसे अहम किरदार भारत बन चुका है।
भारत इस वक्त किसी भी बयानबाजी से दूर रहकर एक रणनीतिक स्थिति में खड़ा है। भारत जानता है कि यह मौका इतिहास में बार बार नहीं आता। भारत के पास वह ताकत है कि वह चाहे तो अमेरिका को राहत दे सकता है और चाहे तो 20 पर भी चीन और रूस के साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था को आकार दे सकता है। भारत ने अमेरिका को यह साफ संकेत दे दिया है कि अब संबंध बराबरी के आधार पर ही होंगे। धमकी और दबाव के दौर खत्म हो चुके हैं। अमेरिका ने भारत से जो मदद मांगी है वह सिर्फ मध्यस्थता की नहीं बल्कि सम्मान बचाने की कोशिश है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस संकट को शांत कराने में भूमिका निभाए ताकि अमेरिका बिना और अपमान के पीछे हट सके। लेकिन भारत अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। भारत यह देख रहा है कि कौन सा कदम उसके दीर्घकालिक हित में है। भारत के लिए यह सिर्फ एक संकट नहीं बल्कि अवसर है। चीन की अगली चाल को लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है। चीन सैन्य टकराव को लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन वह पीछे हटने के मूड में भी नहीं है। चीन का फोकस अब आर्थिक और रणनीतिक दबाव पर है। अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी सप्लाई लाइनें अब चीन के निशाने पर हैं। चीन जानता है कि अमेरिका की असली कमजोरी उसकी अर्थव्यवस्था है और वही वह निशाना बना रहा है। रूस और चीन के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी है। अमेरिका को अब यह डर सता रहा है कि अगर भारत खुलकर इस ध्रुव के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका वैश्विक मंच पर अकेला पड़ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका अब भारत के लिए अपने शुरू बदल चुका है। टैरिफ की धमकियों की जगह अब दोस्ती और साझेदारी की बातें की जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं रहा। शक्ति का संतुलन बदल चुका है और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। भारत के पास अब वह नैतिक और रणनीतिक ताकत है जो किसी भी वैश्विक फैसले को प्रभावित कर सकती है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि यह संकट युद्ध की तरफ जाएगा या एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखेगा। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहेगा। नॉर्थ अटलांटिक में जो हुआ उसने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सहयोग, रणनीति और धैर्य है, और इन तीनों में भारत सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा नजर आ रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल यह है कि भारत क्या करेगा, क्योंकि अब हर रास्ता भारत से होकर गुजरता है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। बात को भारत ने किसी बुरी तरीके से पीटते हुए किनारे कर दिया है और यहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अटलांटिक ओशियन में भी अब बवाल मच चुका है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड को लेकर के बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया था, जिसके बाद से सीधे तौर पर डेनमार्क ने अमेरिका को चेतावनी दे दिया था कि पहले गोलियां चलेंगी, बाद में की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब पूरा यूरोपियन यूनियन डेनमार्क के साथ खड़ा हो चुका है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर भारत उनका साथ देगा तो ना तो अमेरिका कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकेगा और ना ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस लायक बचेगी कि उसे पूरी दुनिया को टक्कर देने की ताकत बचे। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री तब सबसे जरूरी हो जाती है जब असल में देखा जाए तो भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास और जिसके साथ ट्रंप अभी भी नरमी बरतने को मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो भारत ब्रिक्स देशों का सदस्य है, यानी कि भारत उन ब्रिक्स का सदस्य है जो असल में ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ी ताकतें हैं, और दूसरी तरफ भारत नाटो देशों से भी अपने सबसे बेहतर संबंध रखता है। यानी कि अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे ताकतवर गुटों में भारत का इकलौता झंडा सबसे आगे होता है। असल में देखा जाए तो भारत के पास यूएन में भले ही वीटो ना हो, लेकिन यूएन के फैसले भारत की ताकत से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं और इसलिए ट्रंप इस वक्त यूएन से बाहर किए गए हैं। ट्रंप को यूएन की बैठक से निकाल फेंका गया है। नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिकी युद्धपोत पर हुए इस अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव सामने आया वह यह था कि वैश्विक राजनीति की धुरी अचानक तेजी से खिसकने लगी और यह साफ दिखने लगा कि यह टकराव केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर कूटनीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, तकनीक और वैश्विक सत्ता संतुलन पर एक साथ पड़ने वाला है। अमेरिका जिस आत्मविश्वास के साथ दशकों से यह मानता आया था कि उसके जहाज, उसके सैनिक और उसके झंडे को कोई चुनौती नहीं दे सकता, वही आत्मविश्वास कुछ ही घंटों में दरकता हुआ नजर आने लगा। अमेरिकी मीडिया में पहले जो खबरें दबाने की कोशिश की गईं, वे धीरे धीरे लीक होने लगीं और आम अमेरिकी नागरिक के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी जहाज सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर अमेरिका की वास्तविक ताकत आखिर है क्या? इसी बीच चीन ने बेहद नियंत्रित लेकिन सख्त भाषा में यह संकेत दे दिया कि यह कार्रवाई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि लंबे समय से तैयार की गई रणनीति का हिस्सा थी। चीन ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका ने जिस तरह से लगातार एशिया, यूरोप और अब अटलांटिक में सैन्य दबाव बढ़ाया, व्यापारिक रास्तों को हथियार बनाया और टैरिफ तथा प्रतिबंधों के जरिए बाकी देशों को झुकाने की कोशिश की, उसने चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब सिर्फ सहन करना कमजोरी समझा जाएगा। इसलिए जवाब उसी स्तर पर देना जरूरी था जहां अमेरिका खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर मानता है। इसी कारण नॉर्थ अटलांटिक को चुना गया। यह वही इलाका था
जहां अमेरिका और नाटो का वर्चस्व लगभग निर्विवाद माना जाता रहा है। लेकिन एक ही ऑपरेशन में उस धारणा को तोड़ देना चीन के लिए रणनीतिक जीत से कम नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम में रूस की भूमिका भी बेहद अहम रही, क्योंकि रूस ने बिना किसी जल्दबाजी के अपने सैन्य और कूटनीतिक संकेतों से यह जता दिया कि वह चीन को अकेला नहीं छोड़ेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयानों, सबमरीन मूवमेंट और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ी गतिविधियों ने अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया कि अगर उसने हालात को और भड़काने की कोशिश की तो यह संघर्ष 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बहुध्रुवीय टकराव में बदल सकता है। वहीं भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में जो रुख अपनाया वह दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषकों के लिए अध्ययन का विषय बन गया, क्योंकि भारत ने न तो चीन के कदम का खुला समर्थन किया और न ही अमेरिका की आलोचना में कोई तीखा बयान दिया। भारत का संतुलित रुख यह दिखा रहा था कि नई दिल्ली इस संकट को भावनाओं से नहीं बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के चश्मे से देख रही है। भारत ने यह समझ लिया था कि इस टकराव में सबसे बड़ी जीत किसी एक पक्ष की हार नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना है। और यही वजह थी कि भारत की चुप्पी अमेरिका के लिए चीन के बयान से भी ज्यादा भारी पड़ने लगी, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर भारत खुलकर उसके खिलाफ चला गया तो उसके पास न तो नैतिक बढ़त बचेगी और न ही वैश्विक समर्थन। इसी बीच यूरोप के भीतर भी असहजता तेजी से बढ़ने लगी। फ्रांस, जर्मनी और कुछ अन्य देशों ने भले ही सार्वजनिक रूप से संतुलन की बात की, लेकिन बंद कमरों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या अमेरिका की आक्रामक नीतियां यूरोप को एक ऐसे युद्ध की तरफ धकेल रही हैं जिसका खामियाजा सबसे पहले यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भुगतना पड़ेगा। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयान ने इस असहजता को और बढ़ा दिया, क्योंकि डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन ने इसे सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। और यहीं से यूरोप को यह एहसास होने लगा कि अमेरिका अब साझेदार नहीं बल्कि जोखिम बनता जा रहा है। दूसरी तरफ वैश्विक बाजारों ने भी इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। तेल की कीमतों में उछाल आया, समुद्री बीमा दरें बढ़ गईं और टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि निवेशकों को यह समझ में आ गया कि अगर अमेरिका और चीन के बीच यह टकराव लंबा चला तो सबसे बड़ा झटका वैश्विक सप्लाई चेन को लगेगा। और इसी सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अचानक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले ही चीन पर निर्भरता कम करने के विकल्प तलाश रही थीं, और अब अमेरिका चीन टकराव ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। भारत को एक स्थिर, बड़ा और अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। इस बीच अमेरिका के भीतर राजनीतिक उथल पुथल और तेज हो गई। ट्रंप पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने बिना किसी ठोस रणनीति के एक साथ कई मोर्चे खोल दिए, जिससे अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक क्षमता बिखर गई। विपक्षी नेता और यहां तक कि कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी भी यह कहने लगे कि यह संकट किसी दुश्मन की साजिश नहीं बल्कि खुद ट्रंप की नीतियों का नतीजा है। जनता के बीच यह डर भी फैलने लगा कि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, रोजगार और घरेलू स्थिरता पर पड़ेगा। और यही डर ट्रंप प्रशासन को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि पहली बार अमेरिका को यह एहसास हो रहा था कि वह सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक दबावों से भी घिर चुका है। चीन ने इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी को भी भांप लिया और उसने बिना किसी जल्दबाजी के यह संकेत देना शुरू कर दिया कि वह सैन्य टकराव को सीमित रखते हुए आर्थिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाएगा। रेयर अर्थ सप्लाई, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट और एशियाई समुद्री मार्गों पर चीन की पकड़ अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। रूस इस बीच भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करता दिख रहा था, ताकि यह संदेश जाए कि अमेरिका की डिवाइड एंड रूल नीति अब काम नहीं करने वाली। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि दुनिया अब पुराने ढांचे में नहीं चल रही, जहां एक देश नियम बनाता था और बाकी उनका पालन करते थे। अब नियम बातचीत, संतुलन और साझा हितों से तय होंगे। और इस नई व्यवस्था में भारत की भूमिका निर्णायक होती जा रही है, क्योंकि भारत के पास वह क्षमता है कि वह टकराव को दिशा भी दे सकता है और अगर चाहे तो उसे थाम भी सकता है। यही वजह है कि नॉर्थ अटलांटिक में हुए इस एक घटनाक्रम ने सिर्फ अमेरिका और चीन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाला दौर किसका होगा और कौन उस दौर के नियम तय करेगा। और इसी सवाल के जवाब में भारत का नाम सबसे ज्यादा मजबूती के साथ उभर कर सामने आ रहा है। इस ऐतिहासिक टकराव के दूसरे चरण में हालात और भी ज्यादा जटिल, गहरे और खतरनाक रूप लेने लगे, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिकी युद्धपोत पर हुई कार्रवाई के बाद दुनिया के हर शक्ति केंद्र में आपात बैठकें शुरू हो चुकी थीं और यह साफ हो गया था कि यह अब केवल एक सैन्य घटना नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुकी है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के भीतर हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण थे, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के सामने दो रास्ते थे। पहला, तुरंत जवाबी सैन्य कार्रवाई कर अमेरिकी दबदबा साबित करना और दूसरा, पीछे हटकर नुकसान को सीमित करने की कोशिश करना। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों ही रास्तों में राजनीतिक जोखिम बराबर था। अगर ट्रंप हमला करते तो अमेरिका एक ऐसे युद्ध में फंस सकता था जहां जीत की कोई गारंटी नहीं थी, और अगर वह संयम दिखाते तो उनके विरोधी इसे अमेरिकी कमजोरी बताकर घरेलू राजनीति में उनका अस्तित्व ही संकट में डाल देते। इसी असमंजस के बीच पेंटागन की रिपोर्ट ने हालात और बिगाड़ दिए। जब यह सामने आया कि चीन की नौसेना अब केवल एशिया तक सीमित नहीं रही
बल्कि उसने अटलांटिक में भी अपनी निगरानी और पहुंच साबित कर दी है। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि दशकों से अटलांटिक को अमेरिका और नाटो का सुरक्षित किला माना जाता रहा था। वहीं चीन के भीतर इस कार्रवाई को राष्ट्रवादी गर्व के रूप में पेश किया गया और चीनी मीडिया ने इसे नई विश्व व्यवस्था की पहली दस्तक करार दिया। चीन का संदेश साफ था कि अब वह केवल आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक सैन्य शक्ति भी है, जो अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दे सकती है। इसी दौरान रूस ने अपने पत्ते और खुलकर खेलने शुरू कर दिए। आर्कटिक क्षेत्र में रूसी पनडुब्बियों की सक्रियता बढ़ गई। काला सागर और बाल्टिक सागर में रूसी नौसैनिक अभ्यास तेज हो गए और यह संकेत दे दिया गया कि अगर अमेरिका ने चीन पर सीधा हमला किया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। यह स्थिति अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक थी, क्योंकि दो मोर्चों पर एक साथ टकराव उसकी सैन्य और आर्थिक क्षमता पर भारी पड़ सकता था। उधर यूरोप के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा। जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका से यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या वह यूरोप की सुरक्षा के नाम पर उसे एक अनचाहे युद्ध में झोंकना चाहता है। डेनमार्क में ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के पुराने बयान फिर से चर्चा में आ गए और यूरोपीय जनता के बीच अमेरिका विरोधी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगीं। नाटो के भीतर दरारें साफ दिखने लगीं, क्योंकि कुछ देश अमेरिका के साथ खड़े रहने की बात कर रहे थे तो कुछ खुलकर दूरी बनाने लगे। इसी बीच वैश्विक बाजारों में उथल पुथल अपने चरम पर पहुंच गई। डॉलर पर दबाव बढ़ने लगा, सोने की कीमतें आसमान छूने लगीं और निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर भागने लगे। तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर आशंकाएं गहराने लगीं, क्योंकि अगर समुद्री मार्ग असुरक्षित हुए तो सबसे पहले ऊर्जा बाजार चरमराएगा। इस पूरे संकट में भारत की स्थिति सबसे ज्यादा दिलचस्प और निर्णायक बनती जा रही थी। भारत ने न तो अमेरिका के दबाव में कोई बयान दिया और न ही चीन के समर्थन में कोई उग्र प्रतिक्रिया दिखाई, बल्कि भारत ने शांति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हुए खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश किया। लेकिन पर्दे के पीछे भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी। हिंद महासागर में नौसेना की गश्त बढ़ाई गई, सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई और यह साफ कर दिया गया कि भारत किसी भी संभावित अस्थिरता के लिए तैयार है। अमेरिका इस संतुलित लेकिन मजबूत रुख को समझ रहा था और उसे यह डर सताने लगा कि अगर भारत इस संकट में तटस्थ रहते हुए भी अपने हित साध लेता है तो भविष्य में अमेरिका की रणनीतिक अहमियत कम हो सकती है। चीन भी भारत की इस भूमिका को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि भारत अकेला ऐसा देश है जो आर्थिक, सैन्य और जनसंख्या के स्तर पर उसे दीर्घकालिक चुनौती दे सकता है। इसी कारण चीन ने भारत के साथ सीधी टकराव की भाषा से दूरी बनाए रखी और कूटनीतिक संकेतों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि वह भारत को शत्रु नहीं बल्कि संभावित साझेदार मानता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर संयुक्त राष्ट्र पर भी पड़ा, जहां सुरक्षा परिषद की बैठकें बेनतीजा साबित होने लगीं, क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस एक दूसरे के प्रस्तावों को वीटो कर रहे थे। इससे यह साफ हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक संस्थाएं अब नई वास्तविकताओं के अनुरूप काम करने में असमर्थ होती जा रही हैं। और यही वह बिंदु था जहां दुनिया को यह एहसास होने लगा कि शक्ति का केंद्रीकरण टूट चुका है और बहुध्रुवीय विश्व अब केवल अवधारणा नहीं बल्कि सच्चाई बन चुका है।